हाशिया नशीन पे तशरीफ फरमा, हुजूर निज़ाम ख़ानदान आसिफ जाही के चश्मो चिराग आली जनाब नवाब नजफ अली खान साहब, आज के इस जलसे का बहुत ही पुर असर अंदाज में एहतमाम करने के लिए मैं अपनी जानिब से माइनॉरिटी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ब्लाइंड को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और ख़ास तौर पे जनाब मुख्तदिर साहब, जनाब आसिफ साहब, जनाब हमर साहब वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुबारकबाद के इसलिए भी मुस्तहिक है कि आज का जो दिन है ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारे दक्कन की सरजमीन वालों के लिए एक काबिल फ़ख्र और काबिल मसरत दिन है। और आज होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जनाब मीर उस्मान अली खान साहब की सालगिरह सरकारी तौर पर मनाई जानी चाहिए थी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वैसी होगा, और हम अपनी जानिब से और इस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हुकूमत तेलंगाना को एक याददाश्त पेश करेंगे, और आज आप तमाम की मौजूदगी में उस याददाश्त को हम मंजूर करते हैं, खिरारदाद पेश करते हैं। और ये खिरारदाद हम हुकूमत तेलंगाना खास तौर पे हमारे हरदिल अजीज नायब वजीर आला जनाब महमूद अली साहब की खिदमत में पेश करते हैं, और मेरे नौजवान साथी डॉक्टर मिसबाह साहब जो जर्मनी से तशरीफ लाए हैं, और जनाब एम ए अजीज साहब ओलंपियन, मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है जनाब एम ए अजीज साहब के बारे में यहाँ पे बात करते हुए, इसलिए कि जब मैंने सुना जनाब एम ए अजीज साहब जो खिदमत ख़ास तौर पे नाबीनाओं के लिए अंजाम दे रहे हैं वो नाकाबिल फरामोश है, और हम सब के लिए एक मैं समझता हूँ कि एक सबक आमोज चीज़ है। हम सबको आगे आना चाहिए, और हमको अपनी जानिब से और ख़ास तौर पे ये जो माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्लाइंड है उसके साथ जुड़ते हुए शाना बशाना तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी खासी तादाद में मेरे माँ बहनें मौजूद है, और यहाँ पे मेरे दोस्त अहबाब भी मौजूद है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ख़ास तौर पे आज इतवार के दिन जो एक छुट्टी का दिन है उसके बावजूद अपने घरों से निकलते हुए अपनी अटूट वाबस्तगी हमारे खानदान आसिफ जाही और ख़ास तौर पे हुजूर निज़ाम को यहाँ पे खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं, और ये हम सब के लिए एक खुशकिस्मती की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम तेलंगाना स्टेट में रह रहे हैं, और तेलंगाना स्टेट आज से 1 साल कबल इस मुल्क की एक अजीम लीडर श्रीमती सोनिया गांधी ने यहाँ के अवाम के जज्बात का और एहसास को मलहूज रखते हुए ऐलान किया, और जब वो उन्होंने ऐलान किया तो अपनी सियासत को उन्होंने दावे पे लगा दी, और सियासत को दावे पे लगाते हुए उन्होंने यहाँ पे सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऐलान किया कि यहाँ की तेलंगाना की अवाम गुज़िश्ता 60 सालों से खास तौर पे जो हमारे आंध्रा के जो भाई यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, जो उनकी जो जुल्म ज़्यादती थी, और ख़ास तौर पे हमारी जो तहजीब और जो कल्चर था उसको जिस तरीके से यहाँ से मिटाया जा रहा था वो आज फिर से मुझे दोबारा जिंदा हुआ दिखाई दे रहा है। हुजूर निज़ाम न सिर्फ तेलंगाना के लिए बल्कि सारी दुनिया में
एक कदर की निगाह से देखे जाते थे। और जैसा कि जनाब अब्दुल अंसारी साहब ने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि उनसे बड़ा कोई सेकुलर हुक्मरान हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, और जिसकी जो मिसाल मिलती है कि उन्होंने जब बनारस यूनिवर्सिटी तामीर हो रही थी तो यहाँ पे उस वक्त उन्होंने 1 लाख रुपए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ से अतिया भेजा था। इससे ज्यादा और क्या सबूत मिल सकता है। और आप चाहते थे कि कौम तालीम से हमेशा आरास्ता रहे, और जो कौम तालीम से आरास्ता हो रहती है वो कौम हमेशा जिंदा रहती है। और उसको मद्देनजर रखते हुए आपने यहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया, और फिर जामिया निज़ामिया की आपने सरपरस्ती फरमाई। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि पुराने शहर में जब हम आते हैं तो एक एक चीज दरो दीवार पुराने शहर की हुजूर निजाम के दौरे इख्तिदार की हमें याद दिलाती है। मदीना बिल्डिंग से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि पत्थर गट्टी उस जमाने में जिस तरीके से प्लान की गई थी, आज कई बड़े बड़े मॉल हिंदुस्तान में बनाए जा रहे हैं। मगर मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि कोई भी मॉल अगर देखेंगे आप जो प्लानिंग पत्थर गट्टी की हुई है उसके करीब नहीं आ सकता। यह हुजूर निजाम का विजन था। आज भी हाँ वो हुकूमत आंध्र प्रदेश रही है या हुकूमत तेलंगाना है, आज अगर असेंबली इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वही असेंबली की बिल्डिंग है जो हुजूर निजाम में हमें तोहफे में देखी गई है। और आज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है, मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जिस विजन के साथ, जिस जज्बे के साथ हुजूर निजाम ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल यहाँ पे कायम किया था, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज वहां पे अगर आप चले जाए तो कुत्तों का निजाम वहां पे आपको नजर आता है। जरूरत इस बात की है कि हमको हुजूर निजाम की तारीख पढ़नी चाहिए, और ना सिर्फ हमको बल्कि हुकूमतों को उनकी तारीख पढ़नी चाहिए। और जिस तरीके का आपने इख्तिदार निजाम यहाँ पे पैदा किया था, जरूरत इस बात की है कि आज दोबारा उस किस्म का निजाम इख्तिदार यहाँ पे फिर से नाफिजुल अमल हो। और जब वो इख्तिदार नाफिजुल अमल होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वही खुशहाली हमें वापस आएगी, वही भाईचारगी हमें होगी, और वही प्यार और मोहब्बत, वही ईसार और कुर्बानी का जज्बा हमें मिलेगा। और जिस तरीके की महंगाई की हम बात कर रहे हैं, अभी जनाब उर्दू अंसारी साहब ने कहा कि इक्याने और 92 में हमको उस वक्त आटा मिलता था, शक्कर मिलती थी, और आज देख रहे हैं कि 100 रुपये किलो हो गई है। जो बरकत जो आती है वो इखलास, और हुक्मरान के दिल में जब इखलास होता है, जब एक जज्बा होता है कि किस तरीके से वो इख्तिदार करे, और अल्लाह ताला भी उस हुक्मरान का इखलास और उसका जज्बा देख के उसमें खैर बरकत डाल देता है। ये चीजें हैं कि हमको हुजूर निजाम की तारीख को पढ़ना चाहिए, खासतौर पर नौजवान नस्ल है, नौजवान नस्ल में इसको लेके जाना चाहिए। और जो खासतौर पर हुजूर निजाम की जो तालीमात है उसको आम करने की जरूरत है। मैं हुजूर निजाम के जो कारनामे रहे हैं, जो खिदमात रहे हैं, उनको सलाम करता हूँ और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और अभी जैसा कि जनाब मुस्तफी साहब ने अपनी तकरीर में बताया कि जनाब हुजूर निजाम ने उस वक्त नाबिनाओं के लिए दारुशफा में एक स्कूल कायम किया, और फिर और दूसरा स्कूल तालिबात के लिए, तुलबात के लिए मलकपेट में। मुझे गुज़िश्ता साल ये मौका मिला कि मैं मलकपेट के उस स्कूल को जाऊं और वहां पे मैं बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा, और मुझे देख के इतनी खुशी महसूस हुई कि इतने नन्हे मुन्ने बच्चे वहां पे खेल रहे थे और उनमें एक जज्बा था। और कोई भी चीज आप उनसे पूछिए कि नाबीना जरूर थे, मगर कहीं से ये नहीं लग रहा था कि किसी चीज की उनमें कमी है, बल्कि जब हम उनसे मिल रहे थे तो हमको ऐसा कमतरी अपने में लग रही थी, इसलिए कि जो जज्बा उनमें था, जो तालीम हासिल करने का जो जज्बा था, जो शऊर था, और जो मालूमात थे
कई छोटे बच्चे थे, जब मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके मुल्क का वजीर आजम कौन है, तो बिना सोचे उस वक्त वो बच्चों ने कहा कि मनमोहन सिंह। और जब मैंने उनसे पूछा कि इस मुल्क में जब यहाँ पे आजादी से पहले कौन यहाँ पे हुक्मरान थे, तो वो बच्चों ने कहा कि हुजूर निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान साहब। तो ये बच्चों का जो शऊर था, मुझे देख के हैरत भी हुई और मुझे मसरत भी हुई, और जिसके लिए मैं वहाँ के स्कूल के असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज इस पुरआशोब दौर से हम गुजर रहे हैं, मगर ख़तन इस बात की हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउम्मीद इस्लाम में कुफ्र है। और चाहे कोई भी हुकूमत हो, हर हुकूमत जब इख्तिदार संभालती है तो उसका ये फरीज़ा होता है कि वो अवाम के लिए काम करे और अवाम के जज्बात को समझे और अवाम के जो मुतालिबात होते हैं वो मुतालिबात को तस्लीम करे। और मैं जनाब मुख्तदार साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो नाबीनाओं के यहाँ पे मसाइल है उसके लिए नाउम्मीद होने की ख़तन ज़रूरत नहीं है, और मैं आपके साथ हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम जो जियो 42 की आप बात कर रहे थे, उसकी इंशाअल्लाह ताला हम उस पर भी अमल आवरी बहुत जल्द शुरू करवाएंगे। हम अपनी तरफ से जद्दोजहद करेंगे, जहाँ जाना है, जिससे मिलना है, जहाँ पे नुमाइंदगी करना है, हम साथ में जाएंगे, मिल के जाएंगे। और मैं और एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि जो तंजीम जब हम बनाते हैं तो तंजीम में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और ये ताकत मैं यहाँ पे माइनॉरिटी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ब्लाइंड में वो ताकत को देखना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि वो ताकत न सिर्फ तेलंगाना की हद तक महदूद रहेगी, बल्कि वो ताकत सारे हिंदुस्तान में फैलेगी और अपना लोहा मनवाएगी। और जो कुछ मसाइल है हमारे बीच, वैसे तो मसाइल बहुत ज्यादा है, तो मैं समझता हूं कि हम मसाइल पे कम बात करें और उसके सलूशन पे हम ज्यादा बात करें, क्योंकि हम अगर मसाइल पे अगर बात करते रहेंगे तो सिर्फ मसाइल ही में और हम गिरते चले जाएंगे। तो हमको जरूरत इस बात की है कि हमको मसाइल से बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए कि मसाइल में भी कौन से प्रायोरिटीज है, हम उसको प्रायोरिटीज को लाइन अप करना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर हम किसी के पास भी अगर चले जाए, कोई भी हुकूमत के पास या डायरेक्टर डिसेबल्ड कमीशन के पास भी चले जाए और पूरे मसाइल लेके एक साथ चले जाए तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि पहले हम अपने टॉप 10 जो प्रायोरिटी जो इशू है हम उसकी एक लिस्ट तैयार करें, और फिर हम कहें कि भाई इसमें हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और फिर देखते चले जाए कि जब इशू नंबर 1 सॉल्व होगा तो फिर इशू नंबर 2, इशू नंबर 3, इशू नंबर 4। तो इस तरीके से हमको सीखना चाहिए कि किस तरीके से हुक्मरानों से और खासतौर पर अफसरान से हमको काम लेना चाहिए। जरूरत इस बात की एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारी कौम जज्बाती बहुत है, और जब तकरीर हम करते हैं तो बड़े बड़े जज्बाती बातें हम तकरीर में करते हैं, मगर जब उस पर अमल करने का जब वक्त आता है तो अमल बिल्कुल जीरो होता है हमारा, इसलिए कि हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से नुमाइंदगी की जाए और किस तरीके से हुकूमतों से काम लिया जाए। एक छोटी सी आपके सामने में वक्त बहुत हो रहा है, मगर चूंकि मुझे सदारती तकरीर का एजाज आप लोगों ने बख्शा है तो बर्दाश्त भी आपको करना पड़ेगा। जी, मैं अगर कोई गैर मुसलमानों की अगर कोई समझिए आप एक तंजीम होती है, तो अगर वो कोई मसले पे अगर बात करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई कौन से मिनिस्टर को बुलाने से हमारा ये मसला सॉल्व होगा, तो वो उसी मिनिस्टर को अप्रोच करते हैं और उसी मिनिस्टर को बुलाते हैं। अब जब उनका जब मिनिस्टर आता है तो जब मिनिस्टर की गुलपोशी वगैरह, शालपोशी वगैरह सब कर देते हैं, उसके बाद वहीं पे बैठे बैठे उसको एक यादाश्त देते हैं वो लोग, और उस यादाश्त पे मिनिस्टर से कुछ वहीं पे वो लोग कमिटमेंट ले लेते हैं। जब मिनिस्टर जब कमिटमेंट उसका करता है तो दूसरे दिन एक टीम तैयार होती है ये ऑर्गेनाइजेशन की, जो सेक्रेटरीट चली जाती है, 9:30 बजे उसी मिनिस्टर के चैम्बर में मौजूद रहती है, और वो यादाश्त लेके और कोशिश बात की करते हैं कि वो यादाश्त जो है वो दे रहे हैं, जो मेमोरेंडम दे रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो मिनिस्टर से उसके ऊपर समझे वहीं पे एंडोर्समेंट ले लेते हैं। उसको लेके जब सेक्रेटरीट पहुंचते हैं तो मिनिस्टर के दिमाग में भी वो बात ताज़ी रहती है, एक दिन पहले ही वो उसके ऊपर कमिटमेंट किया हुआ होता है, तो फौरन वो जो कंसर्न सेक्रेटरी है
उसको डायरेक्शन देता है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन अगर कहीं खाना हो तो तामन, तो उसके बाद हम हो जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम भी उसको अपनाएं। हम क्या करते हैं कि आज जलसा हो रहा है, मुझे यकीन है कि 2-4 फोटोज यहाँ पे लिए गए होंगे, इसकी एक प्रेस नोट बनेगी, कल अखबार में जाएगी, वो फोटो के साथ प्रेस नोट आएगी, एक 2-4 दिन इसका चर्चा रहेगा, मुंतजमीन भी खुश होंगे, मुखर्रिरीन भी खुश होंगे और सामीन भी खुश होंगे। उसके बाद इसके ऊपर ना हम सोचेंगे और ना हम कोई बात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जनाब मुख्तदिर साहब से मेरी गुजारिश है कि मुख्तदिर साहब आपने जो मसाइल की अभी जो बात की है उसकी लिस्ट तैयार कीजिए और एक नुमाइंदगी दीजिए। और मैं कहता हूँ कि नुमाइंदगी में जो ताकत है, एक छोटी से मैं आपको बात कहता हूँ कि जब कभी भी आपको नुमाइंदगी, हाँ वो रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, जब आप देते हैं तो 1 हफ्ता या 15 दिन के अंदर कंसर्न मिनिस्ट्री की तरफ से आपको उसका जवाब आता है। जब जवाब आता है तो हमको सीखना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से किया जाए। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों में पहले हमको ये देखना चाहिए कि हुकूमत पे तो हम बहुत आसानी के साथ तनकीद कर देते हैं, मगर जब हम ये नहीं देखते कि हम में क्या खामियां है, पहले जरूरत इस बात की है कि हम में जो खामियां है वो खामियों को हम दूर करें, उसके बाद हम हुकूमत के पास जाए। क्योंकि जब हम हुकूमत के पास जाते हैं तो हमें मालूमात ही नहीं होते। मालूमात का इतना बड़ा फुकदान है हम में। हमारे जो कायदीन है, खासतौर पर कांग्रेस हो या कोई भी जमात हो, मैं कहता हूँ कि कायदीन सिर्फ ये समझते हैं कि एयर कंडीशन रूम में बैठ जाए या गांधी भवन चले जाए या कहीं भी चले जाए तो वहां पे चंद लोग आ जाते हैं या कोई प्रेस रिपोर्टर आता है तो एक स्टेटमेंट देके हम खुश हो जाते हैं। हम आवाम के बीच में नहीं जाते, उनके मसाइल नहीं समझते और जो हुकूमत की जो पॉलिसीज है, जो उसकी हुकूमत के जो स्कीमात है, हम उनको आवाम के बीच में नहीं पहुंचाते। तो जरूरत इस बात की है कि हाँ वो नाबीनाओं की ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं तो ये समझता हूँ कि नाबीनाओं को किसी भी तरीके से ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी से कम है, बल्कि ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको अगर कोई एक चीज से पीछे रखा है तो दूसरी 10 शक्तियां उनमें दी है। जैसा कि जनाब एम ए अजीज साहब जानते हैं। मैं एक छोटी सी आपसे कहता हूं कि मेरे एक दोस्त थे मिस्टर रामाकृष्णा, जो ब्लाइंड थे, मगर बॉम्बे में एक ऑर्गेनाइजेशन है सिबी, जो तो सिबी के वो डायरेक्टर है यार। तो जब मैं एक बार उनसे 3 साल पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने कोई बात उनसे कही और मैं ये सोचा कि वो भूल गए होंगे। 2 महीने पहले जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे याद दिलाया। तो यादाश्त उनकी इतनी जबरदस्त रहती है कि मैं ये कह सकता हूँ आपके सामने दावे के साथ कि अगर नाबीना साहबी, नाबीना दोस्त अगर ठान ले कि उनको कुछ करना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उन्हें रोक सकती है। ऐसा से कम तरीके से हमें बाहर आना चाहिए। हुकूमतों से किस तरीके से हमको काम लेना चाहिए वो सीखना चाहिए। और जो हुजूर निज़ाम ने हमारे साथ में जो असासा छोड़ के गए हैं उसकी हमें कदर करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए और हुकूमतों पे दबाव डालनी चाहिए। कि खास तौर पे उर्दू के ताल्लुक से मैं जनाब मुख्तदार साहब ने कहा कि देहरादून में एक इंस्टीट्यूशन है NIBH, उस इंस्टीट्यूशन की शाख यहाँ पे भी है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे जरिए उर्दू में ब्रेल डिप्लोमा का उर्दू में भी यहाँ पे आगाज किया जाए। इसके लिए आप एक नुमाइंदगी मुझे दीजिएगा और उस नुमाइंदगी पे मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम उसको यहाँ पे शुरू करवाएंगे। और जो भी क्योंकि ये 2 चीजें होती है, एक हम HRD मिनिस्टर को भी इसके बारे में लिखेंगे और प्राइम मिनिस्टर को भी हम इसके बारे में लिखेंगे। लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, वो एक बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है, मगर हमको उससे कुछ सोचना नहीं है। हमको यह सोचना है कि किस तरीके से हम काम निकाल सकते हैं उनसे, समझिए। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, सुलह हुदैबिया का वाक़या हमारे सामने है, उसको लेके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। मसलहत से हमको काम लेने की जरूरत है। अगर अब हम ये समझ के घर में बैठ जाए कि वहां पे मोदी बैठा है, 5 साल तक तो कुछ काम होने वाला नहीं है, तो फिर 30 साल और हम पीछे चले जाएंगे। जब फिर कोई दूसरी हुकूमत आएंगी फिर हमको 30 साल का फासला तय करने के लिए फिर और 30 साल लग जाएंगे। आसम तो जरूरत इस बात की है कि हमको अपने मसाइल के लिए, हाँ वो कोई भी हुकूमत रहो,
क्योंकि वो जो हुकूमत होती है किसी एक कौम की, क्या किसी एक कम्युनिटी की नहीं होती है। वो जो हुकूमत होती है सारे मुल्क के बाशिंदों की हुकूमत होती है। अगर मोदी वहां पे बैठे हैं तो मोदी, मैं नहीं समझता कि वो था बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, मगर आज वो वजीर आजम सारे हिंदुस्तानियों का है। तो हमको मोदी के पास रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, और अगर वो रिप्रेजेंटेशन पे अगर अमल नहीं करते, उस पर एक्शन नहीं लेते, जब हम भी उनके खिलाफ खुल के आवाज उठा सकते हैं। जब हम अगर उनके पास जाएंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा, जब 5 साल के बाद अगर फिर इलेक्शन आएगा और हम कहेंगे कि मोदी के दौरे इख्तियार में मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ, मुसलमानों को इन्होंने कुछ नहीं किया। जब मोदी को मौका मिलेगा वो कहेगा कि कौन सा मुसलमान था जो मेरे पास आया, जो मुझसे मिला, जो मुसलमान ने मुझसे नुमाइंदगी की। अगर कोई मुसलमान मुझसे नुमाइंदगी करता तो मैं ये करता। तो झूठे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमको जाना चाहिए। तो ये भी हमको देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वक्त बहुत हो चुका है, करीब 4 बज रहे हैं। और वैसे और एक चीज़ मैं आपसे कहूँ, जब जनाब कमर साहब और मुक्तदिर साहब मेरे पास आए, आज मुझे बॉम्बे जाने का था, मगर जब उन्होंने बताया कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक हमारे हुजूर निज़ाम की 129वीं सालगिरह और उसके चश्मो-चिरा जनाब नजफ अली खान साहब यहाँ पे मौजूद है। दूसरी, यहाँ पे माइनॉरिटी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ब्लाइंड की पहला जलसा यहाँ पे मुनक्किद किया जा रहा है, वो भी हुजूर निज़ाम की शान में। तो ये 2 चीज़ें थे जिससे मेरी अटूट वाबस्तगी है, जो मुझे रोक ली और मैं कल जा रहा हूँ। तो आप लोगों के बीच में मुझे आके एक तो फख्र महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि, और आप ये लिख के रखिए, ये वादा सिर्फ ज़बानी वादा नहीं है, आप आ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में भी मुझे उम्मीद है मुक्तदिर साहब मुझे सिर्फ इनवाइट इसलिए करेंगे कि खलील साहब आप आए थे, उस वक्त वो वादा किए थे, और वहाँ पे उसके बाद हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया था, और वो रिप्रेजेंटेशन आज कहाँ पे है। मगर मैं तभी कह सकता हूँ जब मुक्तदिर साहब मुझे रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि बिना रिप्रेजेंटेशन के ज़बानी ज़बा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। ये चीज़ मान के चले हम, अगर हम ज़बानी ज़बा खर्च पे कि भाई खलील साहब आए थे यहाँ पे, इन्होंने बात खलील साहब के सामने रखी, खलील साहब जाके, तो ना ये बात ये होता है, लेकिन इंसानी मेमोरी है, हम भी इंसान हैं। जब आते हैं यहाँ पे 10 बात सुनते हैं, 1 बात याद रहती है, 9 बात भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से राइटिंग में होना चाहिए। वो राइटिंग में हम जरूर इंशाल्लाह ताला जहाँ जो लेवल पे पहुँचाने हैं वो लेवल पे हम जरूर उसको पहुँचाएंगे। और एक आपसे कहता हूँ कि नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। आज तेलंगाना में हमारी हुकूमत है, और जहाँ तक जनाब महमूद अली साहब का ताल्लुक़ है, मैं जनाब महमूद अली साहब को अब से नहीं, बहुत ज़माने से जानता हूँ। वो कौम के एक सच्चे और वफादार खिदमत गुजार है। आज यहाँ पे नहीं आए तो इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ पे वो हो सकता कि कोई ख़ास ऐसी मजबूरी होगी, कोई ख़ास ऐसी मसरूफियत होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आए है। मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो नुमाइंदगी उन तक पहुँचेगी, वो नुमाइंदगी पे मुकम्मल तौर पे अमल आवरी होगी उनकी तरफ से। ये मेरा भी वादा है, और महमूद भाई भी, मैं समझता हूँ कि मेरे वादे को निभाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है। और हमें खुश होना चाहिए कि पहली बार हिंदुस्तान आज़ाद होने के हमको एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान मिला है, और कोई कब्रिस्तानों का पोर्टफोलियो नहीं है उसके पास, बल्कि उसके पास रेवेन्यू का पोर्टफोलियो है, उसके पास स्टैम्प्स का पोर्टफोलियो है। नहीं तो अभी तक मुसलमान को सिर्फ कब्रिस्तान तक पहुंचाने का काम किया जाता था, इसलिए उसको पोर्टफोलियो भी कब्रिस्तान का दिया जाता था। तो हमको जो चीज़ चाहो, कोई जो जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने जामिया निज़ामिया में आके जो तकरीर उन्होंने की, वो तकरीर की वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी। तो तकरीर मुझे मेरे दिल को छू, क्योंकि जो भी हुक्मरान होता है अगर वो मानता है कि यहाँ की जो सरकार है, जो ख़ास तौर पे आसिफ जाही सरकार ने मुसलमानों के साथ क्या किया, हिंदुओं के साथ क्या क्या है, हिंदू और मुसलमान को अपने 2 आँख समझे है, और जो उनका वजीर आजम था राजेंद्र किशन प्रसाद, तो ये चीज़ जो है हमारे हुक्मरानों को सोचनी चाहिए। और चंद्रशेखर राव साहब ने वही कहा कि मैं वजीर आला हूँ और मेरा नायब वजीर आला मुसलमान है मोहम्मद महमूद अली साहब यहाँ पे। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब की खिदमत में भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सब मिलकर चंद्रशेखर राव साहब के पास जाएंगे, उनको तहनीत पेश करेंगे। ख़ास तौर पे ये फ़र्ज़ बनता है जनाब नजफ अली खान साहब का, इसलिए कि जो ख्यालात का इजहार चंद्रशेखर राव साहब ने निज़ाम
हुदूद निज़ाम के बारे में खुल के किया है। आज तक किसी चीफ मिनिस्टर में ना उतना दम था, और मैं समझता हूँ कि कोई आने वाले चीफ मिनिस्टर में उतना दम रहेगा। और फिर अब जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि क्या खलील भाई आप टीआरएस ज्वाइन कर रहे हैं। टीआरएस में रह के कोई ये बात करा तो बड़ी बात नहीं है साहब, कांग्रेस में रह के ये बात अगर कोई करता है तो दिल टूटा चाहिए उसके लिए बात करने के लिए। तो खैर वक्त बहुत हो चुका है, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप तमाम से फिर इल्तिजा करता हूँ कि आप सब मिलजुल के इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहिए, और हम भी एक छोटे से जो कुछ भी हो सकता है अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पे दामे दरमे सोहने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। बेहद शुक्रिया। हमारे खुशनसीबी है